यार जितने भी सेकंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम है। आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा कि इस वीडियो में क्या आप लोग को मिलने वाला है। ओके, तो जितने भी सेकंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं मैं बता दूं, यह MSN 1 चूँकि आज मंडे है तो MSN 1 का हम लोग रिवीजन का यह तीसरा वीडियो लेकर आ चुके हैं, जहाँ पे आप लोग आज फिर से जो है बहुत अच्छे-अच्छे 3 प्रश्न को देखेंगे। बहुत खूबसूरत प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। और एग्ज़ाम पंजाब में 20 तारीख से एग्ज़ाम शुरू भी है सेकंड ईयर का, तो उन लोग को तो ये सब पढ़ना ही चाहिए जो अभी पढ़ा रहे हैं, समझ गए? और इस हिसाब से चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, सारा चीज़ पढ़ा चुके हैं, फिर से रिवीजन है। तो हम लोग, मैं पहले ही बता देता हूँ, नर्सिंग नर्सिंग मैनेजमेंट हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है? नर्सिंग देखभाल, नर्सिंग मैनेजमेंट नहीं देखेंगे। आपको नर्सिंग मैनेजमेंट खुद से बनाना पड़ेगा। ओके, चलिए सबसे पहला है, देख लीजिए, पहला प्रश्न है हमारे सामने अस्थमा के बारे में। देखिए अस्थमा जो क्वेश्चन होता है, कभी कभी आपसे सीधा अस्थमा के बारे में पूछ लेगा, कभी इसी को ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में पूछ लेगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, चाहे ब्रोंकियल अस्थमा पूछे चाहे अस्थमा पूछे, यह वही चीज़ें हैं, दोनों एक ही है, ठीक है? चलिए, जब भी आपको अस्थमा पूछेगा तो सबसे पहले पूछेगा अस्थमा क्या होता है, इसके कारण, लक्षण, निदान, जटिलता, उपचार बताएं और नर्सिंग प्रबंध बताएं। कंप्लीट क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं ताकि एग्जाम में पूछे। तो ये अस्थमा का नर्सिंग प्रबंध ये मैं नहीं बताऊंगा, टाइम पास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। नर्सिंग प्रबंध बता चुके हैं, आपको खुद से लिखना है, लक्षण के अनुसार, बीमारी के अनुसार नर्सिंग प्रबंध आपको खुद से लिखना होता है, ठीक है? चलिए सबसे पहले समझिए कि अस्थमा होता क्या है। माय डियर, अस्थमा जो होता है यह एक आपके श्वास नली का रोग है, ठीक है? अस्थमा क्या होता है? अस्थमा एक श्वसन नली का रोग होता है, जिसमें जो श्वसन नली होता है, सांस की नली, क्योंकि सांस की नली हड्डी उड्डी से तो बना होता नहीं है, वह एक नली है, वह एक मसल्स पेशी का बना हुआ होता है। तो ये इस नली में होता यह है कि सिकुड़ने के कारण, ठीक है, इसमें सिकुड़न हो जाती है एवं अधिक मात्रा में बलगम निर्माण हो जाता है, जिसके कारण श्वसन मार्ग, श्वसन की रास्ता जो है वह संकरा या अवरुद्ध हो जाता है और रोगी को सांस लेने में परेशानी होती है, और इसी को ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ब्रोंकिया को इफेक्ट करता है। जो ब्रोंकस होता है, ब्रोंकिया, उस ब्रोंकिया को यह इफेक्ट करता है, इसीलिए जो है, चूंकि ब्रोंकियल को हम लोग श्वसन नली ही ना कहते हैं, तो वही चीज़ें होता है, समझ गए? तो अस्थमा क्या होता है? तो जैसा कि जानते हैं, यह ट्रेकिया होता है, ठीक है? ट्रेकिया दो भागों में बँट जाता है, दो अलग अलग नली में बँट जाता है, जो दोनों फेफड़ा में जाता है। तो यही जो नली है, ब्रोंकिया जो होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नली है, ये वाला नली दोनों फेफड़ा में अपना अपना जाता है। इस नली में जो हमारा वायु मार्ग होना चाहिए, यह नली जो है क्या होता है? सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने से होता यह है कि इसमें जो बलगम का जो निर्माण होता है, यह धीरे धीरे बलगम जो है इस नली को भरने लगता है, फुल करने लगता है, जिसके कारण यह सूजन हो जाता है, इसमें मोटा हो जाता है। और जब यह बलगम से भरने लगता है तो व्यक्ति को श्वसन में समस्या आने लगती है, और इसे ही हम लोग ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं, ठीक है? चलिए आगे चलिए। कारण की बात कहेगा तो कारण में फैमिली हिस्ट्री होता है कि पूर्व से अगर कोई घर में अस्थमा दमा के मरीज है तो वह कारण हो सकता है। पारिवारिक इतिहास, एलर्जी, कोई चीज़ से आपको एलर्जी है, रिएक्शन है, जैसे किसी चीज़, गंध से, पेड़ पौधे से, घास से, धूल मिट्टी से, इन सब चीज़ों से अगर आपको रिएक्शन है तो ये एलर्जी हो सकता है। वायु प्रदूषण, अस्थमा एक वायु प्रदूषण में काफ़ी गंभीर होता है। बहुत ज़्यादा तनाव ले लेना भी समस्या दे सकता है। धूम्रपान, स्मोकिंग करना भी खतरनाक होता है, कारण होता है। अचानक से तापमान में परिवर्तन होने से भी आपको जो है ये चीज़ें हो सकता है। उसके बाद कुछ दवाइयों का प्रयोग से भी चीज़ें हो सकता है, जैसे एस्पिरिन, बीटा ब्लॉकर्स, तो कुछ दवाइयाँ के साइड इफ़ेक्ट भी कारण बन सकता है। वायरल श्वसन मार्ग संक्रमण, जैसे जुखाम, राइनिटिस, ठीक है? यह सब कुछ संक्रमण वाला रोग जो वायरल इफेक्ट करता है आपको श्वसन नली को, तो वह भी जो है कर सकता है। कुछ व्यावसायिक रोग, जैसे व्यवसाय में काम करने वाला, रुई धुनना, पत्थर के काम, खदान में काम, इन सभी कामों में भी जो है आपके श्वसन नली को प्रभावित करेगा और दमा, अस्थमा हो सकता है, ठीक है? तो यह कुछ कारण है। कारण मैंने आपको सिंपल से याद रखना है कि श्वसन नली कब प्रभावित होगा। तो जब आप व्यवसाय रोग करेंगे, जैसे रुई धुनने वाला में काम करेंगे, तो रुई का जो कण होता है वह आपके श्वसन के जरिए अंदर जाएगा और वह श्वसन नली को जाम करेगा, ठीक है? पत्थर में भी वैसे ही, पत्थर को तोड़ने में जो है वैसे ही धूल निकलता है। खदान, कोयला वगैरह में काम करते हैं, ठीक है? या फिर कोई श्वसन का संक्रमण हो रखा है, जैसे जुखाम होना, राइनिटिस होना, ठीक है? कोई दवाइयाँ लिए हैं, यह भी श्वसन मार्ग को प्रभावित कर सकता है, समझ गए?
या फिर स्मोकिंग, तनाव, वायु प्रदूषण, एलर्जी, पारिवारिक इतिहास, ये सब भी कारण बनता है आपके अस्थमा होने का। ओके, चलिए अभी हो गया कारण समझ गए। अब समझिए किसी व्यक्ति को, अब मैं यही बता रहा हूँ, ये लक्षण इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है माय डियर, कि यह लक्षण इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही लक्षण पर आधारित हम लोग नर्सिंग प्रबंध ही करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या क्या लक्षण दिखाई देगा, तो उसी लक्षण 4-5 को हम जो है दूर करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं ये लक्षण को दूर करने के लिए। तो यही नर्सिंग प्रबंध का मेन पॉइंट भी बन जाएगा आपके लिए, समझ गए, जिसको ध्यान में रख के नर्सिंग प्रबंध करेंगे। और लक्षण, तो चूंकि अस्थमा वाला पेशेंट है, श्वसन नली प्रभावित होगा, श्वसन नली जाम हो जाता है, सूजन हो जाता है, उसमें बलगम जमा हो जाता है। तो इसमें ये सब होने के बाद क्या क्या परेशानियां होगा, तो सबसे पहले व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होता है। जो व्यक्ति अगर अस्थमा का है, दम्मा का है, उसको सांस लेने में कठिनाई होगा। सीना कड़ा होना, चेस्ट टाइटनिंग, ऐसे व्यक्ति को जिसको अस्थमा होता है तो उसको देखिएगा सांस लेने में परेशानी तो होगा ही, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग होगा ही होगा। उसका जो सीना होता है टाइटनेस रहेगा, हमेशा लगेगा कि सीना, चेस्ट जो है भारी भारी है। सांस लेने में आवाज़ आना, मतलब सांस लेगा तो उसमें जो है आवाज़ आएगा, जैसे देखिएगा आप लोग को कभी कभी कफ होता है तो सांस लीजिएगा तो उसमें जो है घर घर का आवाज़ आता रहता है, तो व्हीजिंग साउंड आना, समझ गए। सांस तेज चलने लगता है, क्यों, क्योंकि श्वसन नहीं कर पाता है सही से, तो श्वसन सांस तेज चलने लगता है। धड़कन व्यक्ति को बढ़ जाता है, बेचैनी होने लगता है जब श्वसन कम जाता है। देखते होइएगा किसी को अगर ऑक्सीजन कमता है तो उसका धड़कन भी बढ़ जाएगा, बेचैनी भी होने लगता है, समझ गए, सांस तेज चलने लगता है। उसके बाद सांस बाहर छोड़ने में अधिक समय लगता है, क्योंकि उसको सही से श्वसन नहीं मिल रहा होता है। व्यक्ति को पसीना आने लगता है, व्यक्ति को बलगम भी आने लगता है, गाढ़ा गाढ़ा बलगम आने लगता है। क्यों, क्योंकि इसका बलगम ही जमाव हो जाता है श्वसन नली में, तो गाढ़ा गाढ़ा बलगम भी आता है। व्यक्ति बहुत जल्दी थकने लगेगा, ठीक है। व्यक्ति को जो है ऑक्सीजन लेवल कम जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है लक्षण होता है। ओके, चलिए ये हो गया। उसके बाद जो है आपके निदान, अब आया बात निदान का। तो डायग्नोसिस में, निदान में क्या होता है, देखिए अस्थमा बेसिकली श्वसन का एक रोग है जिसमें श्वसन से संबंधित ज़्यादातर कठिनाइयाँ होता है दमा वाले को, ठीक है। निदान की बात करेगा तो सबसे पहले किसी भी बीमारी के लिए हिस्ट्री लेते हैं, तो हिस्ट्री टेकिंग होगा। दूसरा है बॉडी का फिजिकल एग्जामिनेशन, शारीरिक परीक्षण किया जाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं चेस्ट एक्सरे करके, ठीक है। उसके बाद फेफड़ा का टेस्ट किया जाता है, पीएफटी, जिसे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, कि फेफड़ा कैसा काम कर रहा है। एबीजी होता है आर्टेरियल ब्लड गैसेज, ये जो है आपके आर्टरी से ब्लड लेकर जो है वहाँ पे चेक किया जाता है, एबीजी टेस्ट होता है, समझ गए। उसके बाद चूंकि यह एक ब्रोंकिया का रोग होता है, इसीलिए इसे ब्रोंकियल अस्थमा भी कहते हैं, तो वहाँ पे ब्रोंकियोस्कोपी करके देखा जाता है, समझ गए। सीबीसी का टेस्ट किया जाता है, कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी टेस्ट किया जाता है। स्किन का हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है। अब चूंकि हम बताए हैं कि यह जो है रिएक्शन के कारण भी हो सकता है, एलर्जी से, तो देखेंगे स्किन का हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट करके देखते हैं कि कहीं मरीज को हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं है। तो यह सब जो है आपके निदान हो गया, जांच हो गया, समझ गए। जो भी हो, एक्सरे, ब्रोंकोस्कोपी, एबीजी, सीबीसी, ब्लड टेस्ट, जो भी हो, आपको जितना भी आए लिख दीजिएगा, ठीक है। सीटी स्कैन भी संभव है तो वो भी हो सकता है। तो ये हो गया निदान। अब हर एक बीमारी का अपना अपना जटिलता होता है, खतरनाक सिचुएशन होता है। तो जटिलता क्या क्या होगा, अस्थमा का, ब्रोंकियल अस्थमा का, आगे अगर ज़्यादा दिन तक रहे, या फिर चूंकि देखिए अस्थमा एक होता है तो यह एक ब्रोंकियल या एक क्रॉनिक रोग ही होता है, समझ लीजिए कि जो आपके क्या बोलते हैं, अस्थमा रोग ऐसा नहीं है कि अगर किसी को अस्थमा हो गया तो 2 दिन में ठीक हो जाएगा या 4 दिन में ठीक हो जाएगा। यह लंबे समय तक व्यक्ति में चलते रहता है, या कितना को तो अगर ज़्यादा एज में हो रखा है तो फिर उसको ठीक भी नहीं होता है, समझ गए। तो इसीलिए इसे एक क्रॉनिक रोग भी कहा जाता है। ब्रोंकियल अस्थमा एक क्रॉनिक डिजीज होता है, समझ गए। आगे है जटिलता की बात किया जाएगा तो इसमें खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। अब जटिलता में अगर घोर ज़्यादा अस्थमा में समस्या होगा तो खून में ऑक्सीजन की कमी होने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन श्वसन के जरिए सही मिलेगा नहीं। व्यक्ति को अम्लता, बॉडी में जो है अम्ल अम्ल की जो रेशियो है वह बढ़ने लगता है, जिससे एसिडोसिस कहते हैं। संवातन कम होना, यानी रेस्पिरेटरी फेल कर सकता है। राइट साइड का जो हार्ट है वह फेल कर सकता है। वक्ष में हवा भरना, यानी न्यूमोथेरेक्स, यानी फेफड़ा में हवा भर जाना। और लास्ट में मृत्यु भी इसके कारण हो सकता है जब ज़्यादा परेशानी में आएगा तो खून में कमी, ऑक्सीजन कमी, अम्लता, संवातन का कम होना, राइट साइड का हार्ट फेल करना, न्यूमोथेरेक्स और डेथ, यह सब कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसको आप लोग देख लीजिए।
अब इसी क्वेश्चन को मान गए, जैसे टीबी दे देगा, ठीक है, अस्थमा दे देगा, समझ गए, उसके बाद जो है आपको दे देगा डायबिटीज़ दे देगा, समझ गए, और उसके बाद जो है हार्ट फेलुअर दे देगा। ये 4 रोग दे देगा और कहेगा कि 3-3 जटिलता बताएं 5 नंबर में। तो क्या यहाँ पे इसका जटिलता बता दिए, हर रोग का जटिलता बताते ही हैं। तो अगर सिर्फ जटिलता ही पूछ देगा तो आप नहीं बता पाइएगा। जटिलता के मतलब होता है कि जो बीमारी है वह बीमारी और क्या जो है हानि पहुँचा सकता है आगे चल के, तो वही जटिलता होता है, जो कि एक अस्थमा वाले मरीज में ये सब हो सकता है आगे चल के, तो ये जटिलता हो गया। इसी प्रकार से 3-3 जटिलता, अगर एग्जाम में सिर्फ जटिलता ही पूछेगा बीमारी का तो जटिलता ही लिखिएगा, कारण पूछ सकता है तो कारण ही लिखिएगा, सिर्फ लक्षण ही पूछे तो लक्षण ही पूछे, उपचार पूछे सिर्फ तो उपचार भी बता सकते हैं, क्योंकि हम सब इसीलिए कंप्लीट पढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, समझ रहे हैं। अब रही बात उपचार की, तो अब अस्थमा एक ऐसा रोग है, यह श्वसन नली का रोग है, तो इसमें कोई सर्जरी नहीं होता है, बस ट्रीटमेंट चलते रहता है हमेशा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सर्जरी होता है, तो सर्जरी नहीं होगा तो दवाई वगैरह ही चलेगा और नर्सिंग मैनेजमेंट ही होगा, समझ गए। ट्रीटमेंट में संक्रमण है तो संक्रमण के उपचार के लिए हम लोग एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं, जैसे एमिकासिन आता है, जेंटामाइसिन आता है, एमॉक्सिक्लेब आता है, समझ गए, एजिथ्रोमाइसिन आता है। तो बहुत सारे हैं, संक्रमण के उपचार के लिए हिसाब से जो है एंटीबायोटिक देते हैं। पेशेंट को श्वसन में समस्या होता है तो श्वसन वायु मार्ग को खोलने के लिए नेबुलाइजेशन देते हैं, जो स्थालीन टैबलेट रख के खींचा जाता है, नेबुलाइजर आप लोग को पता भी होगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, अब इसमें व्यक्ति को स्टेरॉइड दवा भी देता है जो वायु मार्ग के सूजन वूजन को जो है कम करता है, ठीक है, जैसे हाइड्रोकॉर्टिकोसोन, प्रेडनिसोन। तो अगर किसी को अस्थमा है तो उसको जो है हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवा, हाइड्रोकॉर्टिकोसोन, प्रेडनिसोलोन, बहुत सारे आता है स्टेरॉइड दवा, वह देते हैं, ठीक है। ब्रोंकोडिलेटर, ब्रोंकोडिलेटर का काम होता है कि यह ब्रोंकिया को डाइलेट करता है, मतलब फैलाता है। तो एमिनोफाइलिन, थियोफाइलिन, जो भी फाइलिन वाला दवाई आएगा समझ जाइएगा कि यह अस्थमा के लिए बहुत ज़बरदस्त दवाई है। खासकर यह श्वसन वायु मार्ग को फैलाता है, जिससे व्यक्ति को श्वसन करना आसान होता है, समझ गए। उसके बाद एंटीकोलिनर्जिक दवाइयाँ जैसे इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड दिया जा सकता है, समझ गए। और ज़्यादा समस्या होने पर अगर कभी कभी ऑक्सीजन का बहुत कमी हो जाए तो ऑक्सीजन थेरेपी भी पेशेंट को दिया जाना चाहिए। और उपचार की बात किया जाए तो पेशेंट को हमेशा जो है अच्छे वायु वाले, स्वच्छ वायु वाले जगह पर रहना चाहिए, आराम करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो यह सब उपचार हो गया, ठीक है। तो यह उपचार याद रखिएगा। संक्रमण के लिए नेबुलाइजर देते हैं, स्टेरॉइड भी चलाते हैं, ब्रोंकोडिलेटर दवाइयाँ भी चलता है, एंटीकोलिनर्जिक दवाई भी चलता है, और ऑक्सीजन भी ज़रूरत के हिसाब से दे सकते हैं। तो यह प्रश्न यहाँ पे उपचार बता दिए तो हो गया समाप्त। रही बात यहाँ पे इंग्लिश मैंने दे दिया है। अब चूँकि एक पेशेंट अस्थमा वाला है, क्या क्या प्रॉब्लम होगा मैंने ऊपर बता दिया लक्षण में। अब आप सीधा ऐसे ही 1 2 3 4 5 करके सीधा लाइन बाय लाइन नर्सिंग प्रबंध लिखते जाएं, या मैंने वही बताया कि लक्षण के हिसाब से प्रबंध जो है 4-5 लक्षण को उठाइए और उसका प्रबंध बता दीजिए, वही जो है आपका नर्सिंग प्रबंध बेस्ट होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया, आप लोग नर्सिंग प्रबंध खुद से लिखिएगा। हम चलते हैं आगे वीडियो की तरफ, ठीक है। यहाँ पे 14 पॉइंट लिख दिए हैं, आपको पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा। एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने से क्या फ़ायदा, यहाँ पे मैंने इंग्लिश भी दे दिया है, ठीक है। चलिए अब आगे आता है एक और खूबसूरत प्रश्न है। ये प्रश्न आपको इस बार पूछा जा सकता है हर्निया के बारे में, ठीक है। हर्निया के बारे में, हर्निया क्या होता है, हर्निया कितने प्रकार के होते हैं, समझ गए, ये आपसे पूछेगा। चलिए देखते हैं हर्निया क्या है। देखिए हर्निया का मतलब समझा जाए तो आप लोग देखते होइएगा कि किसी किसी व्यक्ति को हाथ में, समझ गए, किसी किसी व्यक्ति को देखिएगा नाभि के आसपास एक बड़ा सा सूजन हो जाता है, उभार आ जाता है, ठीक है। किसी को देखिएगा कि छाती साइड में उभार आ जाएगा, किसी को पेट के निचले हिस्से में देखिएगा सूजन टाइप से गोला निकल जाता है। तो बेसिकली वही वो हर्निया ही होता है, ठीक है। जब कोई अंग व उसका कोई भी भाग अपनी गुहा यानी अपनी कैविटी जिसमें वह स्थित हो, वहाँ से वह भित्ति को पार करते हुए बाहर आ जाता है और अन्य जगहों में जाकर प्रवेश कर जाता है, तो वही हर्निया कहलाता है, ठीक है। अब जैसे हमारा पेट हो गया, छाती हो गया, ठीक है। तो सभी अब जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी जो उदर गुहा में अंग है, वह अंग अगर हमारे छाती के एरिया में प्रवेश करेगा तो छाती में जो शेप है, कब तक शेप नॉर्मल रहेगा, कब तक साइज नॉर्मल रहेगा, जब तक छाती का अंग छाती में है तो शेप रहेगा। अगर मान गए पेट का अंग कोई भी एक अंग अगर छाती के एरिया में प्रवेश करेगा
तो जाहिर सी बात है कि छाती में तो पहले से अंग सब हैं ही, लेकिन उसमें दूसरा अंग जाएगा तो भाई ये अपना भी जगह लेगा, ठीक है, अपना भी शेप लेगा, और वहाँ पे शेप ज़्यादा है नहीं, तो ये दूसरे गुहा में जाएगा तो वहाँ पे उभार उत्पन्न करेगा, ठीक है, वहाँ बाहर से दिखाई देने लगेगा, और यह क्या हो जाएगा, व्यक्ति में समस्या करने लगेगा। तो यही जो है हमारा हर्निया हो जाता है, जो दिखाई देता है, गोला सा रहेगा, लंबा, कोई कोई लंबा भी दिखता है, ठीक है, और सूजन टाइप से आपको दिखेगा जहाँ भी रहेगा। तो बेसिकली हर्निया होता है कि जब भी हमारे शरीर के कोई अंग या फिर अंग के कोई भाग अपने गुहा यानी अपने जगह को छोड़कर किसी दूसरे गुहा या दूसरे जगह में प्रवेश करने लगता है, प्रवेश कर जाता है, तो वहाँ पे एक उभार सा आ जाता है, बाहर सा निकल जाता है वो, और इसी को हम लोग हर्निया कहते हैं, ठीक है। चलिए, हर्निया का प्रकार होता है अलग अलग, उसमें अलग अलग प्रकार है। चारों में से कोई भी एक हर्निया के बारे में डिटेल से पूछ सकता है, तो चारों का हम जो है अच्छे से डिफाइन कर देते हैं। कोई भी एक पूछेगा तो हर्निया तो बताइएगा ही कि क्या होता है, अगर प्रकार पूछे तो चारों बता दीजिएगा, अगर प्रकार ना पूछे, इनमें से कोई एक पर चर्चा करने के लिए पूछ ले तो कारण लक्षण सब सेम रहेगा, बस डिफिनीशन बदल जाएगा, जिसके बारे में पूछेगा उसको बताना है, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे हाइटस हर्निया है, तो हाइटस हर्निया का मतलब होता है, इसे हाइटल हर्निया भी कहते हैं। इसमें जो उदर का अंग होता है वह डायफ्राम को भेद कर थोरेटिक कैविटी यानी वक्ष गुहा में उभार जाता है, प्रवेश कर जाता है। जैसे स्लाइडिंग हर्निया, रोलिंग हर्निया, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको पता है कि ऊपर में छाती है, नीचे में हमारा पेट का एरिया, ठीक है, ये पेट के एरिया है, समझ लीजिए, और यहाँ पे एक डायफ्राम मसल्स है जो हमारे फेफड़ा को दोनों साइड से श्वसन में भूमिका निभाता है, और ये हार्ट है, ठीक है। तो मानिए इसमें हमारा आंत है, लीवर है, किडनी है, समझ गए, स्प्लीन है, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब चीज़ है ये उदर गुहा में। अब मानिए इसमें का कोई भी अंग, यह डायफ्राम है, मांसपेशी का बना हुआ है, अब मानिए इसमें का छोटी आंत का ही भाग या बड़ी आंत का ही भाग या कोई भी अंग जो है किसी कारण से यह एब्डोमिनल कैविटी में जो पर है स्थित, इसको जो है किसी कारण से धीरे धीरे ऊपर निकलकर और यह डायफ्राम को पार करते हुए ऊपर के कैविटी जो थोरेटिक कैविटी है, वक्ष गुहा है, इस एरिया में आके प्रवेश कर जाए निचला भाग, तो क्या होगा, पहले से तो यहाँ पे ऑर्गेन है ही, कोई एक्स्ट्रा जगह है नहीं, और यहाँ पे नीचे वाला अंग जाके ज़बरदस्ती प्रवेश करे तो भाई यहाँ पे तो प्रवेश करेगा तो उभार तो आएगा ही आएगा, बाहर की तरफ दिखाई देगा ही निकला हुआ। अब मानिए मानिए कि एक 1 kg का प्लास्टिक है, वह पूरा जो है आपके किसी चीज़ से भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें ज़बरदस्ती हम एक गेंद को रखेंगे तो क्या होगा, वह गेंद गोला है तो वह अपना शेप जो है गोला दिखाएगा, क्योंकि पहले से ऑलरेडी यह थैला टाइट है 1 kg के सामान से, तो हम इसमें गेंद रखेंगे तो गेंद अपना जगह फैलाएगा ना, वह उभार दिखाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से निचले वाला उदर गुहा के अंग डायफ्राम है जो अलग करता है थोरेटिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से, तो यह एब्डोमिनल कैविटी के अंग थोरेटिक डायफ्राम को पार करते हुए थोरेटिक कैविटी में जाकर प्रवेश कर जाता है और उभार आ जाता है, तो उसे ही हम लोग हाइटस हर्निया कहते हैं, ठीक है। अब ये जो होता है एक स्लाइडिंग हर्निया और एक रोलिंग हर्निया, एक रोलिंग हर्निया, एक स्लाइडिंग हर्निया, या हाइटल हर्निया के 2 प्रकार हैं, ओके। रही बात अम्बिलिकल हर्निया की, तो जो नाभि के आसपास होने वाला हर्निया होता है वह अम्बिलिकल हर्निया के नाम से जाना जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को देखिएगा कि नाभि के आसपास या नाभि के ऊपर ही एक बड़ा सा जो है सूजन टाइप के लगेगा कि निकल गया है, तो यह अम्बिलिकल हर्निया होता है। इसमें नाभि क्षेत्र पर आंत का कोई भी हिस्सा उभार आ जाता है, ठीक है, उभार कर बाहर आ जाता है, समझ गए। तो किसी कारण से अगर अम्बिलिकल हर्निया हो गया है तो उसका कहने का मतलब है कि आपके नाभि के क्षेत्र पर अम्बिलिकल रीजन पर इंटेस्टाइन आंत का कोई भी भाग जो है आ जाता है, तो वही जो है अम्बिलिकल हर्निया कहलाता है, ठीक है। तीसरा है सर्जिकल हर्निया। सर्जिकल हर्निया कहने का मतलब है कि यह आपके पेट के किसी भी हिस्से में पहले से कोई सर्जरी है, तो सर्जरी होता है तो उसको देखते हुइएगा कि सी कर डॉक्टर उसको स्टिच कर दिया रहता है, जो यह सर्जरी पहले तक जो है आपको बाद में भी इसका चिन्हासी दिखाई देता है। अब मान गए जहाँ पे सर्जरी हुआ है, इस सर्जरी वाले जगह पर उदर के क्षेत्र में मतलब पेट के हिस्से में कहीं भी सर्जरी हुआ है, उस सर्जरी वाले भाग में अगर कोई अंग जो है आ जाता है, वहाँ पे प्रवेश कर जाता है और वह सर्जरी वाला भाग जो है बाहर की तरफ निकल जाएगा, तो समझिए वह सर्जिकल हर्निया है, ठीक है। जैसे सिजेरियन साइट पर हर्निया होना, कहीं भी जगह पर पेट में अगर आपके पहले से कोई सर्जरी हो रखा है और उस सर्जरी वाले हिस्से में कोई अंग आ जाए उदर गुहा से, तो वह उभार आएगा, उभार दिखाई देगा उसमें, तो वह सर्जिकल हर्निया होता है, ठीक है। चलिए,
चौथा है इंगुइनल हर्निया। इंगुइनल हर्निया का मतलब होता है कि इसमें उदरीय अंग मुख्यतः आंत का भाग इंगुइनल रिंग को पार कर नीचे वृषण कोश में आ जाता है। यह दो प्रकार का होता है, असेंडिंग इंगुइनल और डिसेंडिंग इंगुइनल। ठीक है, तो देखिए इंगुइनल हर्निया का मतलब होता है कि आप लोग देखते होइएगा कि जैसे मान गए यह मेल का, ठीक है, वृषण है, ठीक है, ये वृषण है, ये पेनिस है, ठीक है। अब देखते होइएगा कि जांघ जो होता है तो वह जांघ के हिस्से में देखते होइएगा कि पहले लोग क्या कहता था कि कौड़िया छुआ गया है, और देखते होइएगा एक लंबा गोला सा बना हुआ सूजन आ जाता है। तो बेसिकली वह यही इंगुइनल हर्निया रहता है। लेकिन वह हर्निया चूँकि बच्चे में रहता होता है तो ऑटोमेटिक जो है अपने जगह पर चला जाता है। चूँकि बच्चा में ज़्यादा कूद फान आदमी बच्चा करता है तो उसका जो आंत का हिस्सा होता है वह इंगुइनल रिंग को पार करते हुए जांघ के आसपास आ जाता है या वृषण कोश में आ जाता है। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है, असेंडिंग इंगुइनल हर्निया और डिसेंडिंग इंगुइनल हर्निया। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए। चलिए, तो ये चीज़ें हो गया। बेसिकली इंगुइनल हर्निया आपके दोनों जो जांघ होता है उसके बीच में और जन्नांग के बीच में, जांघों के बीच में निकलने वाला हर्निया होता है। अब चूंकि हर्निया है तो भाई हर्निया आएगा तो सूजन दिखाई देगा ही, वहाँ पे लगेगा कि हाँ इस यहाँ पे सूजन आ गया है। लेकिन बेसिकली वह सूजन न होता है, वह कोई और अन्य अंग वहाँ पे आकर प्रवेश कर गया रहता है, जिसके कारण वह सूजन के टाइप में उभार दिखाई देता है और वही हर्निया होता है। समझ गए, आगे चलिए। अब यहाँ पे टोटल मैंने इंग्लिश दे दिया है, चारों टाइप्स का इंग्लिश दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए। अब हमको मैंने पहले बता दिया कि चारों हर्निया में से कोई एक हर्निया पर डिटेल से भी पूछ लेगा। तो यहाँ पे जैसे हाइटल हर्निया है, इसी को हाइटस हर्निया भी कहते हैं। ठीक है, यह चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी पूछता है कि हाइटस हर्निया के बारे में बताएं, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, मैं वहाँ पे नहीं पढ़ाऊँगा। अगर पूछे हाइटस हर्निया के बारे में चाइल्ड हेल्थ में तो आप यहीं से लिख दीजिएगा। समझ गए। या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, यहाँ पे तो हाइटस हर्निया है ना, अगर प्रकार पूछेगा तो ये पर्सनली नहीं पूछेगा। अगर पर्सनली कोई एक पूछेगा जैसे हाइटस हो गया, इनगुनल हो गया, अम्बिलिकल हो गया, ठीक है, कोई भी अगर पर्सनली पूछेगा तो पर्सनली डिफाइन करके और जो नीचे कारण लक्षण बताएंगे उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए। हाइटस हर्निया क्या है वो तो पढ़ा ही दिए कि पेरिटोनियन क्षेत्र यानी उदरीय गुहा का कोई भी अंग डायफ्राम को पार करते हुए ऊपर वक्षीय गुहा थोरेटिक कैविटी में प्रवेश कर जाए तो उसे हाइटस हर्निया कहते हैं, जैसे स्लाइडिंग और रोलिंग हर्निया। ठीक है, तो यहाँ पे तो बता ही दिए। अब इसके होने का, हर्निया होने के क्या क्या कारण होते हैं देख लीजिए। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि हाइटस हर्निया है, पेट का अंग जो है डायफ्राम को पार करते हुए इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा। तो चूंकि कब होगा, ये क्या कारण हो सकता है, तो डायफ्राम मांसपेशी की कमजोरी। अब चूंकि ये जो हमारा डायफ्राम है यह पेट के अंग को इधर और छाती के अंग को उधर समेट के रखता है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर पावर होगा। अब जब ये डायफ्राम के कमजोरी हो जाएगा तो आसानी से पेट के अंग जो है इसको पार करके ऊपर चला जाएगा। तो पहला डायफ्राम मांसपेशी की कमजोरी। ठीक है, दूसरा है गर्भ अवस्था प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में होता यह है कि चूंकि साइज बढ़ते रहता है यूट्रस का तो वह दबाव देता है, समझ गए, एब्डोमिनल जो उदरीय गुहा का जो अंग है उस पर दबाव देता है, वो दबाव देगा डायफ्राम पर, और डायफ्राम जो है उस समय लचीला हो जाता है, जो आसानी से अंग जो है थोरेटिक कैविटी में चला जाएगा। तो प्रेगनेंसी भी, मोटापा भी बहुत ज़्यादा कारण हो सकता है। अधिक आयु, अधिक एज में एक कारण हो सकता है। अधिक व्यायाम करना भी कारण हो सकता है। भारी वजन उठाना भी कारण हो सकता है। लगातार खांसी रहना भी कारण हो सकता है। अब जोर लगा के ज़्यादा खांसी होगा तो नहीं कहता कि अंतरी बाहर आ जाएगा, नहीं कहता है कि खांसते खांसते अंतरी बाहर कर लोगे क्या। तो नॉर्मली अंतरी बाहर करने का मतलब है कि आंत आ जाएगा ऊपर की तरफ, समझ गए। तो जब ऊपर आ जाएगा, कोई भी अंग अगर अपने जगह छोड़कर दूसरे जगह पर जाएगा तो हर्निया ही न कहेगा, वही चीज़ है। तो लगातार खांसी होना, कोई मस्कुलर डिजीज होना, पेट में चोट लगना, पूर्व में की गई कोई सर्जरी, गंभीर कुपोषण, तो यह सब नॉर्मली हाइटस हर्निया या एक हर्निया का कारण बनता है। ठीक है, तो देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। डायफ्राम मांसपेशी की कमजोरी होना, गर्भ अवस्था, मोटापा, अधिक आयु, अधिक कार्य व व्यायाम करना, भारी वजन उठाना, लगातार खांसते रहना, पेशी रोग होना, पेट में चोट लगना, पूर्व में की गई सर्जरी, गंभीर कुपोषण, ये सब जो है आपके कारण बनते हैं क्या चीज़ का, हर्निया का। ठीक है, सिम्टम्स की बात करेगा। अब मैंने आपको अभी बता दिया कि सिम्टम्स क्या क्या होगा। तो देखिए, हर्निया की जगह दर्द होता है। अब आपको अगर हर्निया देखना है, किसी को अगर हर्निया पहचानना है तो हर्निया में होता यह है कि हर्निया में ज़्यादा दर्द नहीं करता है, समझ गए। बस जहाँ पे अगर उभार है उस जगह को आप प्रेस कीजिएगा तो दर्द करेगा, तो हर्निया वाले जगह पर दर्द करता है, समझ गए। अंग भाग का बाहर उभरना,
प्रोट्रशन, ठीक है, प्रोट्रजन। तो जो अंग है जहाँ पे हर्निया आपको दिखता है सूजन है, तो नॉर्मली वह सूजन नहीं, वहाँ पे अंग जो है बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है, समझ गए। चलने फिरने में परेशानी होती है, सांस लेने में परेशानी होगा। अब चूंकि यह एक हाइटस हर्निया है, तो हाइटस हर्निया है तो आपको सांस लेने में परेशानी ही होगा, क्योंकि डायफ्राम को पार कर दिया है, चला गया है छाती वाले एरिया में, जो कि पहले से वहाँ पे और सारी चीज़ मौजूद ही हैं, तो यह परेशानी करेगा सांस लेने में। उसके बाद है एपीप्रेस्टिक पेन। एपीप्रेस्टिक नहीं होता है, एपीगैस्ट्रिक होता है, यानी छाती के निचले हिस्से, पेट से ऊपर छाती के निचले हिस्से के बीच में दर्द करना, एपीगैस्ट्रिक पेन होता है। उल्टी होना, वोमिटिंग, भोजन निकलने में परेशानी होना, यह सब आपके जो है हो सकते हैं लक्षण। ओसोफेगस, आहार नाल में जलन होना, बेचैनी होना, बुखार आना। तो एक हाइटस हर्निया के मरीजों में ये सब लक्षण है। क्या क्या लक्षण है देख लीजिए। हर्निया के जगह दर्द होना, हर्निया वाले स्थान पर अंग का बाहर की तरफ उभार दिखना, चलने फिरने में समस्या, सांस लेने में परेशानी, एपीगैस्ट्रिक पेन, उल्टी होना, भोजन निगलने में परेशानी होना, ठीक है, ओसोफेगस में जलन होना, बेचैनी होना, बुखार आना, ये सब जो है आपके कारण होते हैं। कारण समझ गए, आगे चलिए। निदान की बात कहेगा तो आपके सामने निदान है। निदान में क्या है देख लीजिए। सबसे पहले शारीरिक परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, समझ गए। उसके बाद है एक्सरे करवा कर देखा जाता है, बायोप्सी का भी टेस्ट होता है। उसके बाद है सीटी स्कैन का टेस्ट किया जा सकता है, एंडोस्कोपी का टेस्ट होता है, एमआरआई का टेस्ट किया जा सकता है, यूएसजी का टेस्ट किया जा सकता है। तो जितना टेस्ट जो होता है, स्कैनिंग वगैरह वगैरह, फिगर उगर वगैरह, सब टेस्ट जो है संभव है, सब टेस्ट करवा सकते हैं, समझ गए। तो ये हो गया आपका निदान, ओके। अब इसमें चूँकि इसमें एक होता है आपके सर्जिकल प्रबंध। देखिए इसमें एक होता है, इसमें कोई दवाई वाई काम नहीं करता है कि दवाई खाइएगा तो वह अंग जो है अपने अंग से सही जगह पर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर एक बार अंग जो है अपने कैविटी को छोड़कर आपके किसी दूसरे जगह पर प्रवेश कर गया है, तो ऐसा नहीं है कि दवाई खाइएगा तो वह अंग जो है सही जगह पर चला जाएगा, नहीं, दवाई कोई काम नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में इसके लिए एकमात्र उपचार है सर्जरी। सर्जरी में भी दो तरह के सर्जरी होता है, ठीक है। एक तो होता है आपको मैनुअल रिडक्शन ऑफ हर्निया, ठीक है। एक होता है कि सर्जरी किया जाता है। इसमें सर्जरी द्वारा जो हर्निया हो रखा अंग है उसको वापस से अपने स्थान पर रीएडजस्ट कर दिया जाता है और फिर हर्निया की सिलाई कर दी जाती है। मानिए कि पेट में इतना दूर जो है उभार है, ठीक है, सूजन है हर्निया के कारण, तो जहाँ पे सूजन है उस वहाँ पे कट लगाकर जो वहाँ का ऑर्गेन है जो आ गया है किसी दूसरे जगह से, उसको उसके अपने स्थान पर जो पहले से स्थान है उस स्थान पर भेज दिया जाता है वापस। अब जब वो अपने स्थान पर चला जाएगा तो जो सूजन है, जो उभार है, ख़त्म हो जाएगा, तो फिर जो है उससे हर्निया को सिलाई कर दी जाती है। यानी जो हर्निटेड अंग है उसको वापस अपने स्थान पर रीएडजस्ट कर दिया जाता है और हर्निया को सिल दिया जाता है। और इस सर्जरी को हम लोग हर्नियोरेफी कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्नियोरेफी कहते हैं। तो हर्निया के सर्जरी को हर्नियोरेफी कहते हैं, याद कर लीजिए, ओके। और एक होता है जो बेगर सर्जरी के किया जाता है, जिसको हम लोग मैनुअल रिडक्शन ऑफ हर्निया कहते हैं। जो विदाउट सर्जरी ठीक किया जाता है उसको मैनुअल रिडक्शन ऑफ हर्निया कहते हैं। मैनुअल रिडक्शन का मतलब होता है कि इसमें हल्के हाथों से दबाव के द्वारा जो हर्निया वाला अंग है उसको दबाकर हल्का हल्का जो है उसे रीएडजस्ट कर दिया जाता है। अगर आपका हर्निया हल्का सा है, कम दिनों से है, तो आपको पहले मैनुअल जो है रिडक्शन किया जाता है, दबाव देकर जो हर्निटेड अंग है उसको अपने स्थान पर रीएडजस्ट करने का प्रयास किया जाता है। अगर इससे हो जाता है रीएडजस्ट, मतलब जो अंग अपने जगह को छोड़कर हर्निया वाले जगह पर आ चुका है, तो वह अगर मैनुअल रिडक्शन से अगर धीरे धीरे दबाव देने से रीएडजस्ट करने से अगर हो जाए सही, तो फिर वह उसी से हो जाता है, फिर सर्जरी ना होता है। अगर बहुत दिनों से हर्निया है, बड़ा हर्निया बन चुका है वो, तो वहाँ पे फिर सर्जरी करके यानी हर्नियोरेफी करके सही किया जाता है। तो यह दो तरह के ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। अब चूंकि पेशेंट को सर्जरी हो रखा है तो उसके लिए आपको सर्जरिकल देखभाल करना पड़ेगा। तो आप क्या क्या करेंगे आपको खुद से लिखना है, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। चिकित्सीय प्रबंध, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा? वही है कि चूंकि हर्निया में दर्द होता है तो दर्द के लिए एनाल्जेसिक दवाइयाँ देंगे, ट्रामाडोल, पैरासीटामोल। अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो तो मॉर्फिन सल्फेट देंगे। अब चूंकि इसमें हर्निया में अगर पेट के आसपास हर्निया है, छाती वाला हर्निया है, अम्बिलिकल हर्निया है, तो इसमें गैस बनता है, तो गैस को कम करने के लिए एंटासिड देंगे, पेंटोपराजोल, रेनेटाइडिन। संक्रमण से बचाने के लिए एंटीबायोटिक देते हैं। तो यह टेम्पोररी मैनेजमेंट है। मेडिकल मैनेजमेंट टेम्पोररी है, इसमें दवाई बस आपके लक्षणों से, जैसे दर्द से, गैस से
निजात दिलाएगा, ये नहीं कि हर्निया को ठीक कर देगा। तो यह लक्षण की अगर कम करना है, आराम दिलाने के लिए मेडिकल मैनेजमेंट है, तो मेडिकल सर्जिकल दोनों लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी इसका प्रभावी उपचार जो है सर्जिकल है, समझ गए। और इसके बाद नर्सिंग देखभाल आपको खुद से लिखना है। तो एक हर्निया वाले पेशेंट का सर्जरी होगा तो उसको आप देखभाल कैसे करेंगे, आपको ये खुद से लिखना है। सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद। और सर्जरी को क्या कहते हैं ऊपर बता ही दिए। तो यहाँ पे आपका हर्निया हो गया कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगर आपको फिर से नहीं बुझा है कि नर्सिंग प्रबंध कैसे लिखना है, तो मैंने आपको यहाँ पे 10 पॉइंट दे दिया है, आप इसी को पढ़ लीजिए। लेकिन आप एक अगर अच्छे स्टूडेंट है तो हर्निया को सर्जिकल प्रबंध जैसे आप लिखते हैं पॉइंट बना बना के 4-5 पॉइंट सब में ढूंढिए और उसका मैनेजमेंट कीजिए, वैसे ही लिखिएगा, समझ गए। अगर ना समझ में आए तो यही 10 पॉइंट 12 पॉइंट जितना हो लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारा चीज़ें हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़िया है, एक बार पूछा गया है तो इसको देख लीजिए। जैसे ग्वाइटर, जिसको घेंघा रोग कहते हैं, ग्वाइटर से क्या समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ग्वाइटर घेंघा रोग से क्या समझते हैं। तो ग्वाइटर घेंघा रोग एक रोग है जिसमें गला फूल जाता है, ठीक है, गला के पास सूजन हो जाता है। यह शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। आप पहले बहुत बच्चे से पढ़ रहे हैं कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, समझ गए ना। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाता है, और जो थायराइड ग्लैंड होता है हमारा गले के आसपास ही होता है। यही कारण है कि जो है हमारे गले के आसपास सूजन आ जाता है, जिसे ग्वाइटर कहते हैं, घेंघा रोग कहते हैं। वह आयोडीन की कमी के कारण होता है, समझ गए। तो यहाँ पे इसका इंग्लिश है, आप लोग देख लीजिए, ओके। अब इसके लक्षण, ग्वाइटर रोग का लक्षण क्या होगा, कारण पूछे तो कारण वही है कि डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से, या पोषण में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन न मिल पाना, समझ गए। आहार का संतुलित आहार न मिल पाना, समझ गए। नमक का बहुत कम यूज करना, ये सब कारण होगा, समझ गए ना। तो कारण आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं खुद से। और रही बात लक्षण की, तो चलिए लक्षण बताते हैं। अगर किसी को ग्वाइटर हो जाता है, घेंघा रोग, तो उसमें लक्षण में सबसे पहले, चूँकि उसके गर्दन के आगे वाला हिस्सा में सूजन रहता है, तो उसको निगलने में परेशानी होता है। वास्तव में उसे निगलने में परेशानी भी होता है। गले में सूजन दिखाई देगा, समझ गए। खांसी होता है वैसे पेशेंट में। आवाज़ उसका हॉर्सनेस हो जाता है, भारीपन हो जाता है। और सांस लेने में भी परेशानी होने लगता है, और गले में दबाव महसूस होने लगता है। तो चूंकि उसके सूजन है तो गले में दबाव, भारीपन लगेगा ही लगेगा, सांस लेने में परेशानी होगा ही होगा, आवाज़ में भारीपन आ जाएगा। उसके बाद खांसी होने लगता है, गले में सूजन होने लगता है, निगलने में परेशानी होता है, समझ गए। तो ये सारा लक्षण जो है दिखाई एक ग्वाइटर वाले पेशेंट में, घेंघा रोग वाले पेशेंट में होता है, ओके। तो लक्षण बता दिए। अब रहा बात कि इसका निदान की बात करेगा, तो ग्वाइटर रोग के लिए बहुत सारे निदान होता है। उसमें सबसे पहला निदान, अगर मान गए ट्रीटमेंट, अगर दवाई चलाना है तो थायराइड का टेस्ट कराते हैं। थायराइड के टेस्ट में जो है आपको थायरोक्सिन वगैरह का टेस्ट होता है। टेस्ट निदान अगर लिखने के लिए पूछे तो निदान में आप लोग लिखिएगा ब्लड जाँच, इतिहास लिया जाएगा, शारीरिक जाँच किया जाएगा, ब्लड में थायराइड प्रोफाइल का टेस्ट किया जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन का, और देखा जाता है कि बॉडी में कितना ज़्यादा जो है थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड बन रहा है, क्योंकि वही आयोडीन को नियंत्रण भी करता है, समझ गए। तो ये तो हो गया आपका निदान, निदान में ये लिख दीजिएगा। अब आता है निदान के बाद उपचार। तो उपचार में मेडिकल प्रबंध पहले होता है, मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या लिखिएगा, थायराइड का अगर लो है तो उसके लिए थायराइड की गोलियां चलता है कंटिन्यू, जो कि खाली पेट सुबह में लिया जाता है, तो वो दवाइयाँ चलेगा। साथ में अगर कुछ और उपचार है, जैसे दर्द कर रहा है तो एनाल्जेसिक देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। संक्रमण से बचाव के लिए एंटीबायोटिक देंगे। तो ये तो हो गया मेडिकल मैनेजमेंट, ओके। चलिए, सप्लीमेंट में बढ़िया सा आयोडीन का जो है दवाई देंगे, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब रही बात, इसके लिए आता है एक हमारा, अब यहाँ पे दे चुका है कि थायरैक्टोमी ऑपरेशन के बाद नर्सिंग की 6 मुख्य बातें लिखिए। अब माय डियर मैं बता दूं कि अगर किसी को घेंघा रोग सही नहीं होता है, सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, परेशानी हो रहा है, तो उसको सर्जरी करके या थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया जाता है, समझ गए। अब थायराइड ग्लैंड को निकाल दिया जाता है, जिसे हम लोग थायरोडेक्टोमी कहते हैं, थायरोडेक्टोमी कहते हैं, या थायराइड के और सर्जरी को थायरैक्टोमी कहते हैं। अब इस सर्जरी के होने के बाद नर्सिंग पॉइंट के 6 पॉइंट पूछ रहा है, ठीक है, कि नर्सिंग होने के बाद 6 मुख्य कौन कौन से बातें हैं। तो 6 मुख्य कौन कौन से बातें हैं, चलिए समझ लीजिए। तो सबसे पहले समझिए कि थायरैक्टोमी होता क्या है। तो थायराइड ग्रंथि को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से काटकर अलग कर देने की शैल चिकित्सा को थायरैक्टोमी कहते हैं। अब देखिए, थायराइड ग्लैंड जितना प्रभावित होगा, अगर हल्का प्रभावित होगा तो हल्का जो है उसको सर्जरी किया जाएगा, हटाया जाएगा। अगर थायराइड ग्लैंड पूर्ण रूप से प्रभावित हो चुका है तो कंप्लीट हटा दिया जाएगा। तो पूर्ण या आंशिक रूप से सर्जरी के माध्यम से अलग कर देना ही थायरैक्टोमी कहलाता है, ओके।
ये हो गया। थायरैक्टोमी के बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमसे पूछा गया, उसको ध्यान में रखेंगे। तो थायरैक्टोमी के बाद सबसे पहले सर्जरी वाले दिन रोगी को एनपीओ रखते हैं, नल पील, समझ गए ना, मतलब मुंह से कोई भोजन नहीं देते हैं, ठीक है। उसके बाद है आईवी फ्लूइड चिकित्सक के निर्देशानुसार प्रदान करें। अब मुंह से कोई चीज़ नहीं देंगे तो उसको शरीर को एनर्जी चाहिए, पोषण चाहिए, तो आईवी फ्लूइड देते रहेंगे, समझ गए। चिकित्सक के निर्देशानुसार दर्द से राहत के लिए एनाल्जेसिक निरंतर देते रहेंगे। शरीर पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन में रखेंगे, चूँकि उसको श्वसन में दिक्कत हो सकता है तो सेमी फाउलर पोजीशन में रखेंगे। अधिक मात्रा में रक्तस्राव जीवन के लिए खतरा हो सकता है, इसके लिए ड्रेसिंग को निरंतर रूप से चेक करें व आवश्यकता होने पर ड्रेसिंग को बदलें। अब होता यहाँ पे ये है कि सर्जरी हुआ है तो अगर ड्रेसिंग नहीं किया जाएगा तो हो सकता है ब्लडिंग हो सके, तो उसको निरंतर चेक करते रहना चाहिए और उससे जो है ड्रेसिंग करते रहना चाहिए। हाइपोकैल्सीमिया की पहचान करें और चिकित्सक को तुरंत सूचित करें। हाइपोकैल्सीमिया का मतलब होता है कि बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कम सकता है, तो उस स्थिति में डॉक्टर को सूचित करें, समझ गए, क्योंकि थायराइड वाले पेशेंट में कैल्शियम का भी अभाव देखा जाता है। रोगी को शिक्षा दे कि थायराइड ग्रंथि के हटाने के कारण अब T3 एवं T4 हार्मोन की उत्पत्ति नहीं होगी। इसके लिए प्रतिदिन लिवोथायरॉक्सिन प्रतिदिन खाली पेट 1 गिलास पानी के साथ लेनी चाहिए। अब देखिए होता है कि किसी को थायराइड की समस्या अगर हो जाता है तो नॉर्मली उसको थायराइड का गोली दिया जाता है जो खाली पेट प्रतिदिन लिया जाता है। तो मुख्य बात में यही होगा कि रोगी को थायराइड ग्रंथि हट चुका है तो उसके लिए रोगी को शिक्षा देंगे, ठीक है, पहला बात यही हो गया। उसके बाद बात यह है कि थायराइड ग्रंथि अगर हट चुका है तो अब उसे T3 और T4 हार्मोन नहीं बनेगा, तो ये रोगी को बता दें, समझ गए। और चूंकि अब उसे थायराइड ग्लैंड है नहीं या उतना काम करेगा नहीं अगर सर्जरी हो रखा है, तो प्रतिदिन बताएं कि आपको दवाई लेना पड़ेगा लिवोथायरॉक्सिन का खाली पेट, तो ये भी दवाई लेने के लिए कहे, समझ गए। और मरीज को अन्य जटिलता होने के लिए मरीज को सलाह दे कि समय समय पर डॉक्टरी सलाह लेते रहें। तो ये सब मरीज को कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो बताना चाहिए सर्जरी के बाद, तो ये सारी चीज़ आपको बता देना है, ठीक है। आगे चलिए। अब यहाँ पे ऊपर हिंदी हो गया, नीचे यहाँ पे मैंने इंग्लिश दे रखा है, तो आपसे एग्जाम में पूछे तो होता क्या है, लक्षण, सर्जरी क्या है और इसमें देखभाल कैसे करेंगे। तो देखभाल यहाँ पे सिर्फ बाद का ना है, बाद में भी बहुत शॉर्ट देखभाल बताए हैं, क्योंकि बाद में बहुत सारे चीज़ों का लक्षण वगैरह का भी नर्स को देखभाल करना पड़ता है। सर्जरी के साथ साथ अन्य लक्षणों का भी देखभाल करना पड़ता है, जो कि मैंने शॉर्ट लिखा है। आपको एग्जाम में कंप्लीट लिखना है, जो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद, तीनों में आपको 10-10 पॉइंट आराम से लिखना है कि सर्जरी होने से पहले हम कैसे मरीज को तैयार करते हैं, सर्जरी होता रहता है उस दौरान हम क्या क्या असिस्ट करते हैं, और सर्जरी हो जाने के बाद क्या क्या देखभाल करते हैं, आपको एज ए नर्स समझना है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न हो गया हमारा यहाँ पे 3 प्रश्न समाप्त। अब आपको इसको तीनों प्रश्न को कंप्लीट कर लेना है और सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग तैयारी करते हैं। धन्यवाद।